हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 65। वर्कशीट नंबर 65 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9 का। वर्कशीट है 15 दिसंबर 2020 का। यहाँ देखिए बच्चों, आज का जो वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान का वह इतिहास पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति पुनरावृत्ति संख्या 3 से दिया गया है। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ऊपर एक अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। बच्चों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि तीसरे स्टेट्स में कौन आते हैं। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो बच्चों, ये था हमारा पहला अनुच्छेद। चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या दिए गए हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 90%। 90% आबादी जो थी वह किसानों की थी। दूसरा प्रश्न हमारा है, कितने वर्गों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे? तो बच्चों, कितने वर्गों के थे? तो प्रथम 2 वर्गों के थे। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम 2 वर्गों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसमें कौन कौन थे? कुलीन और पादरी। तो यहाँ पे आप इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं। कुलीन और पादरी 2 वर्ग थे जिसे जन्म से ही यह अधिकार दिया गया था कि वह क्या नहीं करेंगे? कर नहीं देंगे। उन्हें कर में छूट दी गई थी। तीसरा प्रश्न हमारा है, किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे? अब देखिए, कर भी देते थे किसान, उसके अलावा उन्हें क्या क्या करना पड़ता था? तो किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करके करते थे और साथ ही सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। आप यहाँ से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कर में छूट। इन्हें क्या था विशेषाधिकार? कर में इन्हें छूट प्राप्त थी। तो ये है प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। चलिए अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। दूसरा अनुच्छेद हमारा है, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। तो स्वतंत्रता और जनवादी जो था वह क्या था? फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या हैं। पहला प्रश्न हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी? तो अभी हमने पढ़ा है, कौन सी है इसकी महत्वपूर्ण विरासत? तो इसका आंसर हो जाएगा
स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार। ये जो है वह फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण विरासत थी। आप चाहें तो इसका उत्तर यहाँ से नोट कर सकते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार जो हैं वह फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। दूसरा प्रश्न हमारा है, यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का कारण क्या रहा? तो अंत का कारण क्या रहा बच्चों? तो अंत का कारण रहा स्वतंत्रता और जनवादी विचार। ये जो था वह यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था के अंत का मुख्य कारण था। तीसरा प्रश्न हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैल गया और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हो गया। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। आप यहाँ से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। ये हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। यहाँ से आप प्रश्न संख्या 4 का उत्तर नोट कर सकते हैं। अनुच्छेद संख्या 3 देखिए। अनुच्छेद संख्या 3 है हमारा, महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1791 में क्या हुआ? संविधान ने महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया। महिलाओं ने अपनी मांग रखी कि उन्हें मत देने का अधिकार दिया जाए, साथ ही असेंबली के लिए उन्हें चुना जाए और राजनीतिक पदों की भी मांग रखी। और तभी क्या होगा? नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रश्न संख्या 1 देखिए। 1791 के संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किन्हें दिया गया था? तो बच्चों किन्हें दिया गया था? महिलाओं को। हमारा आंसर हो जाएगा महिलाएं। दूसरा प्रश्न हमारा है, महिलाओं ने क्या मांग रखी? उनकी क्या मांग थी? तो देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। मताधिकार होना चाहिए, साथ ही असेंबली के लिए उन्हें चुना जाना चाहिए और राजनीतिक पदों की मांग भी उन्होंने की। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न हमारा है, महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांगें क्या रखी थी? तो देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग इसलिए रखी क्योंकि उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों की प्रतिनिधित्व हो पाएगी। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। चौथा प्रश्न हमारा है, महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है? तो क्या परिवर्तन आएगा बच्चों? जब महिला और पुरुष दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश का विकास होगा और देश क्या करेगी? उन्नति। तो आप हमें कमेंट में और भी सुझाव दे सकते हैं। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद संख्या 4। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए।
किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तीसरे स्टेट में कौन कौन से वर्ग आते थे? तो बच्चों तीसरे स्टेट में आते थे किसान वर्ग, व्यापारी और सौदागर, निर्माता, ये सभी जो है वह तीसरे वर्ग में शामिल थे। दूसरा प्रश्न है, क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। अमीर पादरी जो थे वह किस में आते थे? प्रथम वर्ग में। तीसरा प्रश्न है, तीसरे स्टेट के लोगों का विशेषाधिकार के बारे में क्या मानना था? तो देखिए इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना अधिकार नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ब्लू से हाईलाइटेड है ये। चौथा प्रश्न हमारा है, तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? तो सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए बच्चों? उसकी योग्यता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? तो उसकी योग्यता। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। यहाँ देखिए दिया हुआ है, मैं येलो से हाईलाइट करती हूँ। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। ये येलो से हाईलाइटेड है, ये है प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।